नमस्कार। अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय भाषा शैली से अवगत कराऊंगी, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में दो जीवन परिचय लिखने को आता है। एक तो गद्य के लेखक का रहता है और एक कवि का रहता है, जो आपके काव्य के लेखक रचयिता होते हैं। तो आज हम आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त, अगर आप 4 या 3 गद्य में या 3 पद्य में तैयार कर लिए जीवन परिचय, तो 12 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो हम आपको जीवन परिचय अपने कक्षा में बहुत ही सरल ढंग से पढ़ाते हैं। एक कहानी के हिसाब से आपको जीवन के विषय में उनके बताते हैं और महत्वपूर्ण चीजें हम नोट कर देते हैं। तो इससे आपको जो है जीवन परिचय 2-3 बार सुन लेने से आसानी से तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। वो एक साहित्यिक जीवन से जुड़े हुए थे। और मैथिली शरण गुप्त जी के बड़े भाई का नाम है सिया रामचरण गुप्त। वो भी साहित्यिक क्षेत्र में जाने माने कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का पारिवारिक जो वातावरण था पूर्णतः साहित्यिक से परिपूर्ण था। एक बार मैथिली शरण गुप्त अपने पिता जी को एक छप्पय रच करके लिख करके दिखाते हैं और उनके पिताजी उनके छप्पय को पढ़ के बहुत ही प्रभावित होते हैं और मैथिली शरण गुप्त को आशीर्वाद देते हैं, तुम सफल सिद्ध कवि हो, तुम सफल सिद्ध कवि हो। इस प्रकार के पिता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि, द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि के रूप में उभरे। और मैथिली शरण गुप्त का जीवन वो स्वतंत्रता आंदोलनों से भी जुड़े हैं, कई बार जेल भी गए हैं, राज्यसभा के सदस्य भी जुड़े हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हुए हैं, असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए हैं, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के साथ, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए हैं, जेल भी कई बार गए हैं। उसके साथ साथ इन्होंने अपनी साहित्यिक सेवा भी की है। इनकी जो पहली रचना है रंग में भंग आई है 1909 में। उसके बाद इन्होंने अनेकानेक रचनाएं की, जिसमें कि 1912 ईस्वी में भारत भारती 1912 ईस्वी में भारत भारती नामक काव्य की रचना की, जिससे इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद यशोधरा लिखते हैं, द्वापर लिखते हैं, नहुस लिखते हैं, साकेत जैसे महाकाव्य की रचना की है इन्होंने, जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, जिसकी स्थापना 1910 ईस्वी में हुई है, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत किया। और इसके साथ साथ मैथिली शरण गुप्त को उनकी साहित्यिक रचनाओं के लिए इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी विभूषित किया गया। मैथिली शरण गुप्त अपना इनकी साहित्यिक सेवाएं लगातार चलती रही। उसके बाद ये महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिलते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी से कहने पे शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में अपनी रचना लिखना प्रारंभ करते हैं। यहां तक कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु इन्होंने माना। महावीर प्रसाद द्विवेदी को इन्होंने अपना साहित्यिक गुरु माना और उन्हीं की प्रेरणा से अपनी साहित्यिक सेवाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहे। मैथिली शरण गुप्त का इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई। 1886 में इनका जन्म होता है 3 अगस्त,
और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन में अनवरत सादा सरल जीवन जीते हुए अपने जीवन में राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ते हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होते हुए साहित्यिक सेवाओं को लगातार आगे बढ़ाते हैं। इनके बड़े भाई सियाराम शरण गुप्त भी साहित्यिक सेवा किए हैं और महाकवि हैं, महान साहित्यकार हैं। ऐसी स्थिति में मैथिली शरण गुप्त की 40 मौखिक और 6 अनूदित, 40 रचनाएं क्या है? मौखिक। इनकी 40 रचनाएं क्या हैं? मौलिक हैं और 6 रचनाएं अनूदित। इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो इस प्रकार से 2-3 बार इसको सुन लेंगे तो जीवन परिचय आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। महत्वपूर्ण चीजें जिसको मैंने नोट किया है, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जन्म 3 अगस्त 1886, जन्म स्थान है चिरगांव झांसी, पिता सेठ रामचरण गुप्त, रचनाएं साकेत, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, नहुस, पंचवटी, भारत भारती से इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। भाषा शैली इनकी है शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी इन्होंने बहुत ही अधिक प्रयोग किया है, खुलकर प्रयोग किया है। इनकी शैली भावात्मक है, प्रबंधात्मक है, उपदेशात्मक है, गीत एवं